अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एपीआईज होते क्या हैं। देखो, अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर कहीं पे भी, तो आप लोग बता सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, ये जो फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस डेवलपर से तो नहीं पूछी जाएगी, बट फ्रेशर से एक बार के लिए पूछी जा सकती है, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एपीआईज होती क्या है, देखो, ये एक तरीका होता है डेटा को शेयर करने का बिटवीन टू टेक्नोलॉजीज या फिर टू प्रोजेक्ट्स। देखो, अगर हमारे पास एक ही टेक्नोलॉजी या फिर एक ही प्रोजेक्ट है तो डाटा को शेयर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट, वहीं पे रहेगा डाटा। बट अगर हमारे पास दो टेक्नोलॉजी हैं, तीन टेक्नोलॉजी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें दो टेक्नोलॉजीज यूज़ ही क्यों करनी है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसका एक रीज़न है। मान लो आप कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बनेगी, आईओएस की एप्लीकेशन भी बनेगी, विंडोज़ की एप्लीकेशन भी बनेगी, वेब एप्लीकेशन भी बनेगी, जैसे कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ पे क्या होता है, आप लोग सेम टिकट, चाहे वो सिनेमा हॉल की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, फिर कहीं भी कोई भी टिकट हो, तो वो आप लोग मोबाइल से भी बुक कर सकते हो, आपके सिस्टम से ही बुक कर सकते हो, वेबसाइट से ही बुक कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट एक ही होता है, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजीज मल्टीपल होती हैं। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एपीआईज का यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल में एपीआई का यूज़ कैसे होता है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर डाटाबेस तो एक ही होगा, राइट, बिकॉज अगर आपने अलग अलग डाटाबेस बना दिए और सब ने टिकट नंबर 5, मान लो टिकट नंबर 1 से लेके 20 तक है, ठीक है, टिकट नंबर 5 आईओएस वाले ने भी बुक कर दी, एंड्रॉयड वाले ने भी बुक कर दी, विंडोज़ वाले ने बुक कर दी, वेब से बुक हो गई, अगर सबका अलग अलग डाटाबेस है तो, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस एक ही रखते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजीज अलग अलग बनती हैं। जैसे कि आपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, आईओएस मोबाइल के लिए या फिर वेब के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करी और उनका डाटाबेस कॉमन ही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम लोग मान लो ये प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन आप लोग लारावेल में बना रहे हो, ठीक है, तो एपीआईज लारावेल में बनेंगी और वो एपीआईज बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म के साथ में शेयर कर दी जाएंगी जहां जहां पे भी उस डाटा की जरूरत होगी। जैसे कि वेब के लिए अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड आईओएस के लिए रिएक्ट नेटिव या फिर जो भी इनकी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कहने का पॉइंट ये है कि एपीआई एक तरीका होता है डाटा को शेयर करने का, दो टेक्नोलॉजी के बीच में, दो दो प्लेटफॉर्म के बीच में, दो प्रोजेक्ट के बीच में। अब ये प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो, चाहे वो लाइब्रेरीज बोल लो, चाहे वो फ्रेमवर्क बोल लो। सो सीधी सी बात यह है कि जब भी हमें डाटा को ट्रांसफर करना होता है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बीच में, मल्टीपल प्रोजेक्ट के बीच में, तो हम लोग एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है आपने एग्जाम्पल तो दे दिया, बट क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही डेटाबेस से अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर लें, जैसे कि एंगुलर रिएक्ट को अलग से कनेक्ट कर दें, एंड्रॉयड को अलग से कनेक्ट कर दें, आईओएस को अलग से कनेक्ट कर दें, तो एपीआईज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अब इस चीज़ के अंदर दो केस हैं। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकती, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, या फिर जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सो वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं, वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, बट स्टिल समहाउ अगर हम लोग ऐसी चीज़ें डेवलप कर भी लें कि डायरेक्टली जो हमारी यूआई वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर एंड्रॉयड आईओएस वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकती हैं विदाउट एपीआई, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग हटा दें, तो आप देखो हमें कितने सारे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। पहले ये जैसे ऐप iOS है, इसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें इसके लिए लिखनी पड़ेंगी, फिर एंड्रॉयड के लिए, फिर iOS के लिए, और विंडोज़ के लिए और ब्राउज़र्स के लिए। तो बहुत सारी हमें डेटाबेस से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी हमें यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो बेटर क्या होता है, बस एपीआईज बनाओ और उन एपीआईज को आराम से हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर हैंडल करा जा सकता है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे जब हम लोग आगे चीज़ों को बना रहे होंगे, एपीआईज वगैरह को बना रहे होंगे। बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एपीआई का डाटा दिखता कैसे है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपसे कोई पूछे कि एपीआई का एग्जांपल बताओ, तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि मान लो एक टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास डेटाबेस एक होता है और आप लोग चाहते हो कि एंड्रॉयड वाले मोबाइल से भी टिकट बुक हो जाए, एंड्रॉयड वाले से भी, आईओएस वाले से भी, विंडोज से भी, वेब ब्राउजर से भी। तो आप क्या कर सकते हो, एपीआई बना सकते हो और वो एपीआई का डाटा हर एक किसी से शेयर हो जाएगा, डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये बनती है कि एपीआई का डाटा दिखता कैसा, ऐसा इसको हम लोग जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। एक बहुत पहले हम लोग
XML के फॉर्म के अंदर भी एपीआईज बनाते थे, बट वो बहुत पुराना तरीका है। अभी हम लोग जो भी एपीआईज बनाते हैं उनको बेसिकली हम लोग जेसन के फॉर्मेट के अंदर रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से होगा हमारे पास जेसन का फॉर्मेट। ये जो जेसन का फॉर्मेट होता है इसको ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक प्लेटफॉर्म इसको आराम से हैंडल कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, मैक हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो, ब्राउज़र हो, हर जगह पे इस डाटा को आराम से समझा जा सकता है, बिकॉज इसको इसी तरीके से बनाया गया, राइट। सो और अलग से आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे एपीआईज का, और डायरेक्टली हम लोग सारी की सारी टेक्नोलॉजी से एपीआईज कनेक्ट क्यों नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कुछ टेक्नोलॉजीज तो ऐसा होता है कि डेटाबेस से कनेक्ट कर ही नहीं सकती, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ बनाएंगे भी तो हमें बहुत सारे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। एपीआई का यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लारावेल 11 के अंदर आप लोग डायरेक्टली एपीआईज पे काम करना शुरू नहीं कर सकते हो, पहले आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद आप लोग लारावेल 11 के अंदर एपीआईज पे काम कर पाओगे, एपीआईज बना पाओगे। बट अगर हम लोग प्रीवियस वर्जन्स की बात करते हैं, जैसे कि लारावेल 7, 8, 9, 10 इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाली कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ती जो एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करती है। इसका रीज़न ये है कि जो प्रीवियस वर्जन्स होते थे ना, वहाँ पे एपीआई वाला कोड, एपीआई वाली फाइल्स पहले से ही अवेलेबल होती थी जैसे ही आप लोग लारावेल की एप्लीकेशन या फिर लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते थे तब। बट लारावेल 11 के अंदर जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट को या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो एपीआईज वाली फाइल्स अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको एपीआईज बनानी है, उन पे काम करना है, तो पहले आप एक कमांड रन करोगे, उसके बाद वो वाली फाइल्स आपको मिलेंगी लारावेल वाले एप्लीकेशन में, देन आप लोग एप्लीकेशन एपीआईज को बना पाओगे लारावेल वाली एप्लीकेशन के अंदर। बट ऐसा क्यों करा गया कि पहले तो एपीआईज वाली फाइल्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती थी, अब हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है। देखो, लारावेल डेवलपमेंट टीम को ऐसा लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स को एपीआई बनाने की जरूरत होती ही नहीं है, वो नॉर्मली विदाउट एपीआईज काम करते हैं। तो उस केस के अंदर जो एपीआईज वाली फाइल थी ना, वो एक्स्ट्रा पड़ी रहती थी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज करती थी, थोड़ा बहुत उसको स्लो भी कर देती थी। तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एपीआईज वाली फाइल को, एपीआई वाले कोड को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और अगर किसी को जरूरत है तो एक कमांड चलाओ, उसके बाद आपकी फाइल्स और कोड एपीआई वाला अवेलेबल हो जाएगा लारावेल के अंदर और आप एपीआईज बना पाओगे। ठीक है, सो ये पूरी कहानी थी। अब हम लोग इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फ्रेश न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे लारावेल की, या फिर आप कह सकते हो लारावेल का फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर लारावेल वाली एपीआईज को इंस्टॉल करेंगे एक कमांड लाइन के ऊपर एक कमांड रन करके। देन उसके बाद टेस्ट करने के लिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक राउट बनाएंगे एपीआई के लिए, एक छोटी सी एपीआई को टेस्ट करेंगे, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो सबसे पहले कमांड लाइन के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और मैं अभी आपको दिखाऊँ तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर गया, यहाँ पे एलएस करा, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हैं, बट उनकी मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप वीडियो ये देखोगे ना 3 और 4, यहाँ पे मैंने बता रखा है iOS के अंदर और मैक के अंदर एंड विंडोज़ के अंदर कि कैसे हम लोग लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में मैं ज़्यादा दोबारा जाऊँगा नहीं, डायरेक्टली ये वाली कमांड रन करूँगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा लारावेल वाला। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट में लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम है ना, वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लॉग एपीआई। ठीक है, बिकॉज एपीआईज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं बनाना, तो इसलिए मैंने इसका नाम एपीआई रख दिया। ठीक है, सो थोड़ा सा ये टाइम लेगा लारावेल के पैकेज को, जितनी भी इंटरनली पैकेज वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए ये हो चुके हैं। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ब्लॉग एपीआई नाम से एक हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, ब्लॉग एपीआई, एंड देन इसके अंदर मैं एलएस करूँगा तो आप देख सकते हो हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट आ गया। इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोड डॉट कमांड यूज़ करूँगा। ये क्या करती है, अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल है तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को, जो फोल्डर होता है उसको ओपन कर देती है। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी आप लोग सिंपली यहाँ पे देख पाओगे, अगर एक बार इसको रन करके भी देखना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्लियर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्फ, और अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ। इस पेज की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं डायरेक्टली इसको रन कर रहा हूँ। देखो फ्रेश प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है एकदम बढ़िया। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमांड रन करता हूँ मेरे VS कोड के अंदर, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि जैसे ही मैं API पैकेज की इंस्टॉल करने वाली कमांड चलाऊँगा तो मेरी कौन सी फाइल्स मिलेंगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट इनिट कर देता हूँ। ठीक है, गिट ऐड करूँगा, गिट ऐड डॉट गिट कमिट कर दूँगा,
फर्स्ट कमिट। अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आपको गिट के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ एक बार के लिए कि कौन सी फाइल्स जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं जब हम लोग एपीआई वाले पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तब। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके बेशक से ये वाली कमांड लाइन यूज़ कर लो या फिर ये वाली यूज़ कर लो, एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पे जो हमारा VS कोड एडिटर है इसका टर्मिनल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा PHP artisan install :API। जैसे मैं ये लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखोगे कुछ हमारी न्यू फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी अभी। अब अच्छा ये भी कह रहा है कि आपको डाटा माइग्रेशन है उसको रन करना है कि नहीं करना है। चाहो तो रन कर सकते हो, चाहे तो रन ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, दैट्स कूल। इस पर अभी के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज धीरे धीरे हम लोग डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, अभी उसके अंदर जाने में टाइम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इस टर्मिनल को हटा देता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे 6 फाइल्स में चेंजेस हुआ या फिर क्रिएट हुई हैं। जैसे कि पैकेज.json के अंदर मुझे यहाँ पे सेंटम पैकेज आ गया। सेंटम पैकेज क्या होता है, ये एपीआईज के लिए टोकन जनरेट करता है। अब आप बोलोगे टोकन क्या होता है, अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से सिक्योरिटी पासवर्ड होता है। अभी के लिए एक बार ये समझ लो, बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिक्योरिटी टोकन्स होते हैं जब हम लोग एपीआई से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी log.json है, इसके अंदर एक जस्ट न्यू हैश क्रिएट हुआ है, सो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी एक न्यू फाइल बनी है, सॉरी ऐप के अंदर एक न्यू फाइल हमारी यहाँ पे रजिस्टर हुई है API.php, बिकॉज ये एक न्यू फाइल बनी भी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यू फ्रेश फाइल बनी है, ये एक माइग्रेशन वाली फाइल बनी है, ये सेंटम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये हमारी app.js वाली फाइल है। तो इन फाइल्स के अंदर चेंज हुआ है, धीरे धीरे हम लोग इन वाली फाइल्स के ऊपर काम करेंगे और भी बहुत सारी फाइल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से, क्या हमारे पास प्रोजेक्ट अभी परफेक्टली रन कर रहा है? बिल्कुल रन कर रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। देन APIs जब भी हमें बनानी होती हैं तो ऑब्वियसली API के भी राउट होते हैं, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना डमी API फॉर टेस्टिंग, अगर ऐसा कुछ भी लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे APIs मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आए तो मैं इस वाली APIs के ऊपर जाता हूँ, यहाँ वाली APIs पे देखो, तो यहाँ पे भी इसका पाथ बन रहा है ना, राउट बन रहा है, और ऐसा ये जेसन वाला डाटा होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सिंपल है, ऐसा हमें एक पाथ भी बनाना पड़ेगा। तो वो जो पाथ बनता है ना, जो हमारा राउट बनता है, वो web.php के अंदर नहीं बनाना होता, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली करते थे। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे हम लोग करते थे। आपको अब यूज़ करना है API.php। तो इसके अंदर कुछ कोड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सेंटम वेंटम एंड ऑल, डोंट वरी, अभी के लिए इसको भूल जाओ, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल API वाला राउट बना के दिखाता हूँ कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेस्ट, ठीक है, /test लग दो इस तरीके से, एंड देन सिंपली आप इस तरीके से एक बेसिक सी API यहाँ पे बना पाओगे। अच्छा ये मैंने एरो फंक्शन क्यों बना दिया, मैं एक्चुअली JS पे भी काम करता हूँ ना, इस वजह से बना दिया। तो एक सिंपली फंक्शन बनाओ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न एक एरे करेंगे, एरे में यहाँ पे कर दूंगा नेम, और नेम में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अनिल सिद्धू, कोमा सेकंड में यहाँ पे बना देता हूँ कि चैनल, और चैनल में क्या लिख देंगे हम लोग, कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले इस यहाँ पे जाऊँगा, और जब भी आप लोग API वाली फाइल को एक्सेस करते हैं तो उसके आगे API लगाना पड़ता है, और हमारा राउट क्या है यहाँ पे, टेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसके बाद लिखूँगा टेस्ट। जैसे इसको रन करूँगा, ओके, इसमें कुछ तो एरर है, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, अच्छा यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए शायद। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक जेसन फॉर्मेट, जैसा कि इस API में डाटा है ना, देखो यहाँ पे ब्रेसेस लगे हुए हैं, कोलन वगैरह, सेम डाटा हमारा यहाँ पे बना है, बट अभी के लिए थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक है, बिकॉज एक सिंपल सी बेसिक सी API बनाई है हम लोगों ने, जस्ट राउट को टेस्ट करा है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी कर ली है हम लोगों ने, एक API बनाएंगे बेसिक सी, जिसके अंदर डाटा हमारा डेटाबेस से आ रहा होगा, और उस API को कैसे टेस्ट करना होता है, कैसे नहीं टेस्ट करना होता, उन सब के बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया लगा होगा कि एक APIs कैसे बनती है। सबसे ज़्यादा आइडिया नहीं मतलब API बनाने का, बट APIs को कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं Laravel 11 के अंदर, राइट। अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कमांड हमें रन करनी पड़ती है जिससे हमारी APIs एक्सपोज हो जाती हैं, या फिर API पे काम करना शुरू कर सकते हैं Laravel 11 के अंदर। या फिर सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको जिसका आंसर दे दिया है कि Laravel 11 के अंदर जो APIs की डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं उनको रिमूव क्यों कर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जब भी आप लोगों को API के लिए कोड लिखना होता है तो आप राउट कौन सी वाली फाइल के अंदर बनाते हो,
राइट। और इस पार्ट के अंदर हमारी फर्स्ट एपीआई बनाने वाले हैं जहां पे डाटा डेटाबेस से उठ के आने वाला है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, .env वाली फाइल को ओपन करेंगे और वहां पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद एक कंट्रोलर और मॉडल बनाना है, देन डेटाबेस में से डाटा को गेट करेंगे, एपीआई को टेस्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लारावेल के अंदर एपीआई के कितने मेथड्स होते हैं या फिर एपीआई मेथड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से केस के अंदर कौन सा एपीआई का मेथड यूज करना चाहिए। ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, सो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे डेटाबेस का नाम है लारावेल। तो मैं यहाँ पे जब .env वाली फाइल के अंदर डेटाबेस का नाम पुट करूँगा तो लारावेल ही पुट करूँगा। और जो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वाली टेबल दिख रही है ना, इससे डाटा को गेट करेंगे, इस डाटा की हम लोग एपीआई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं .env वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और ये आपको कहाँ मिलेगी, आपके रूट वाले फोल्डर पे मिलेगी .env, ये रही। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे SQLite दिखे तो इसको MySQL के अंदर चेंज कर देना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे MySQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। और जो आगे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है इनको कमेंट कर रखा है तो इनको कमेंट आउट कर देना। होस्ट जो रहेगा हमारा सेम यही रहेगा, डेटाबेस का पोर्ट भी यही रहेगा। उसके बाद में डेटाबेस का नाम लारावेल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटाबेस का नाम हमारे पास लारावेल है। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ और होता, ABC XYZ जो भी होता वो आपको यहाँ पे पुट करना होता है। देन उसके बाद में डेटाबेस यूज़र नेम रूट ही है हमारे पास और पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करा है, कुछ रखा है तो वो रख सकते हो। अगर आपने चेंज नहीं करा दैट मीन्स पासवर्ड ब्लैंक ही है, उसको ऐसे का ऐसा रहने दो। अगर नल करोगे तो भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नल या ब्लैंक जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो, दैट्स ऑल राइट। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाली फाइल को आप चाहो तो बंद कर सकते हो। एंड टर्मिनल मैं ओपन करता हूँ, इसको क्लियर करेंगे और सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। इस तरीके से एंटर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा आप देखोगे कि हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर एक कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है, कंट्रोलर फाइल बन गई है। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन रख देता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखूँगा स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट नाम रख दो इसका, यानी कि स्टूडेंट्स की हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न कर दो लिस्ट फंक्शन कोड, ठीक है। आप बोलोगे ये तो आप एग्जैक्टली वैसा ही काम कर रहे हो जब हम लोग बिना एपीआई के डाटा वगैरह गेट कर देते। जी हाँ, काम ऑलमोस्ट वही होना है, बस इसके अंदर जो राउट बनेगा वो हमारी api.php वाली फाइल के अंदर बनेगा जब आप लोग एपीआई पे काम करोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे अब राउट्स वाली फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे api.php को ओपन करूँगा। यहाँ पे कुछ राउट्स बने हुए हैं, जो एक ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था। तो मैं यहाँ पे एक और राउट बना लेता हूँ। बट जैसे मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा ना, अच्छा मुझे इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पे हिडन कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा तो मुझे इसका पाथ भी देना पड़ेगा ऊपर से कंट्रोलर का, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ इसका पाथ और लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, राइट। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट कोलन गेट, और बिकॉज अभी यहाँ पे गेट एपीआई बना रहे हैं। अब गेट एपीआई क्या होती है, पोस्ट एपीआई क्या होती है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए सिंपली जस्ट यहाँ पे गेट लिख दो। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स रख सकते हो इसका नाम, और देन उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर का, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दिया है, इसका पाथ जाएगा पूरा का पूरा। सो यहाँ पे एरे डिफाइन करा, देन उसके बाद में क्लास एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे फंक्शन का नाम विच इज़ लिस्ट। कूल। अब इसको एक बार के लिए टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के लिए पहली चीज़ हमारा सर्वर रन होना चाहिए, जो कि रन ऑलरेडी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, देन यहाँ पे API एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्टूडेंट्स लिखूँगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट फंक्शन कोड। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी जूम इन हो गया बट दैट्स फाइन, ठीक है, बिकॉज दोनों ही लोकल के ऊपर है, लोकल होस्ट के ऊपर है। तो अगर आप इस लोकल होस्ट को जूम करते हो तो ये भी जूम हो जाता है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना है और मॉडल का डाटा हमें यहाँ पे लेके आना है मॉडल के थ्रू। तुम्हारे मॉडल का नाम क्या रहेगा? मॉडल का नाम रहता है हमेशा हमारे टेबल के हिसाब से। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली मॉडल का नाम यहाँ पे रख सकते हो स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल,
और मॉडल का नाम विच इज़ स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे एंटर करा और देन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं एक और, सॉरी यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको कॉल कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़ ऐप, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स और मॉडल्स के बाद यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कोलन कोलन ऑल, इस तरीके से लिखेंगे तो जितना भी डेटा होगा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया। सो ये ही हमारे पास API का एक डेटा होता है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करना होता है, बिकॉज अभी तो गेट API है, डायरेक्टली आप लोग ब्राउजर से कॉल कर सकते हो, बट जब हमारे पास पोस्ट डिलीट वगैरह APIs आएंगी तो हमें वहाँ पे एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। आप लोग वहाँ पे एक थंडर करके फ्रेमवर्क होता है, उसका यूज़ कर सकते हो या फिर पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड के साथ ही आप लोग APIs को कैसे टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो अब एक चीज़ यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रह गई है कि API मेथड्स। तो देखो बेसिकली 4 API मेथड्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। एक तो गेट का मतलब होता है कि जब हम लोग डेटा को गेट कर रहे होते हैं डेटाबेस से, तब हम लोग गेट मेथड का यूज़ करते हैं और ये डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर कॉल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट, पुट या फिर पैच और डिलीट, ये तीनों डायरेक्टली ब्राउजर से कॉल नहीं हो सकते, इनके लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होता है जैसे कि थंडर या फिर पोस्टमैन वगैरह। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इन टूल्स को मैं आपको बता दूंगा। सो पोस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें डेटाबेस में कुछ डाटा को स्टोर करना होता है। पुट और पैच का यूज़ होता है जब डाटा को अपडेट करना होता है और एडिट करना होता है। डिलीट API मेथड का यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को डिलीट करते हैं डेटाबेस में से। ऑलराइट, वैसे तो अगर चाहो तो पुट और पैच और डिलीट ये तीनों की तीनों चीज़ें पोस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट इनके लिए अलग से मेथड्स दे रखे हैं तो हम लोग इन अलग से मेथड्स का ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक API कैसे बना सकते हैं। अगर इसका नाम कुछ चेंज करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल सिद्धू लिखा हुआ है, एक बार चेक भी कर लेते हैं अनिल सिद्धू। अगर मैं यहाँ पे 111 ये डाल देता हूँ और बाद में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे अनिल सिद्धू 111 आ चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर आप लोग चेंज करके देखोगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग इस डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ API, पोस्ट API। राइट, अब बात करने वाले हैं कि VS कोड एडिटर के साथ में हम लोग APIs को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं APIs को टेस्ट करने के, आप लोग चाहो तो स्वैगर का यूज़ कर लो, पोस्टमैन का यूज़ भी कर सकते हो, बट बेटर ये है कि हम लोग थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन का यूज़ करें VS कोड एडिटर के अंदर। इसका बेनिफिट ही यही है कि आपको कोई अलग से एप्लीकेशन या फिर कोई सेटअप डाउनलोड नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना अपने सिस्टम के अंदर। बस VS कोड के अंदर जाओ, वहाँ पे एक एक्सटेंशन अलग से इंस्टॉल करो और आपका काम चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि थंडर क्लाइंट के साथ आपको बस लारावेल की API ही टेस्ट करने को मिलेगी। चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर API बनी हो, आप लोग थंडर क्लाइंट के साथ उसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि APIs को टेस्ट क्यों करना होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, बेसिक समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। उसके बाद में हमारे गेट API को टेस्ट करेंगे, एक बेसिक सी पोस्ट API भी बना रखी है उसको भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। वैसे पोस्ट API बनती कैसे उसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है, नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, बट एक छोटी सी API बना के रख ली ताकि हम लोग जस्ट टेस्टिंग कर पाएँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से एक न्यू पोस्ट API बना के उसको आराम से टेस्ट भी कर लेंगे। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब पहला क्वेश्चन आता है कि APIs को टेस्ट क्यों करना होता है। देखो जब भी हम लोग APIs बनाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, चाहे वो रिएक्ट में या फिर एंगुलर में, मे बी मोबाइल किसी मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड्रॉइड या फिर iOS के अंदर। सो मान लो आपने एक API बना ली, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फिर वो प्रॉपरली डाटा दे नहीं रही है और आप उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तभी एक तो आपको पता चला कि API प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तब आप डेवलपर को फिर से बोलोगे, बैकएंड डेवलपर को, कि भाई इस API को प्रॉपरली बना के दो। या फिर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो एक बार के लिए अगर आप फ्रेशर हो कि यार ये जो इशू है ये API के इंटीग्रेशन में है या फिर जब API बनी थी उसी टाइम का इशू है। राइट, तो बेटर ये होता है कि जब भी API आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हो तो उनको यूज़ कर रहे हो तो उनसे पहले उनको टेस्ट कर लो। चाहे वो गेट API है, चाहे पोस्ट है, चाहे पुट है, कोई भी है, उसको पहले टेस्ट करो, उसके बाद ही उसको यूज़ करो। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, VS कोड के अंदर जाते हैं एंड देन यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन वाला मेन्यू मिल जाएगा, लेफ्ट जो ये टूल बार है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आप सिंपली लिखो थंडर क्लाइंट इस तरीके से। और आपको जो फर्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पे थंडर क्लाइंट वाला, यहाँ पे एक जस्ट लाइटिंग का सा आइकन है,
इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ना यहाँ पे नीचे एक अलग से थंडर क्लाइंट का आइकन दिख जाएगा। अगर ये आइकन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, उनके अंदर ये आपको आइकन मिल जाएगा। ऑलराइट, देन यहाँ पे क्लिक करो और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको न्यू रिक्वेस्ट का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जैसे कि एक एड्रेस बार है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्राउज़र के अंदर होता है, और यहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट टाइप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एपीआई के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेट होता है, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, हेड, ये कुछ और भी होते हैं बट इनका ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनको डिस्कस करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको एपीआई का यूआरएल डालना होता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस वाली एपीआई को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी एपीआई का मेथड है वो डालना होता है। जैसे कि हमारा जो एपीआई का मेथड है वो गेट है। अब मुझे पता कैसे चला कि गेट है? पहली चीज़ तो हमने एपीआई बनाई थी इस वजह से पता है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो api.php है ना, तो यहाँ पे देखो गेट मेथड लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग यूआरएल डाल देंगे इसको हटा के, और जैसे मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा था ना, यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस 200 का मतलब होता है कि एपीआई आपकी परफेक्टली काम कर रही है। ये डाटा, जितना भी डाटा का साइज़ था, ये इस एपीआई ने कॉल होने में कितना टाइम लिया है वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी जैसे कि हेडर, ऑथेंटिकेशन, बॉडी वगैरह, ये धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। हेडर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एपीआई वगैरह कॉल करते हैं तो डाटा का रिस्पॉन्स कैसा होगा, किस जो डाटा भी दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग सेंड करते हैं एपीआई के अंदर, मोस्टली जब पोस्ट एपीआई वगैरह कॉल करते हैं ना, पोस्ट एपीआई वगैरह बनाते हैं तो डाटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। बट जब गेट एपीआई होती है तो बस डाटा रिसीव होता है, सेंड कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे HTTP हेडर्स के अंदर हम ये भी बताते हैं कि डाटा जो जाएगा वो किस टाइप का होगा, जो आएगा वो किस टाइप का होगा, अगर ज़रूरत होती है तो। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जेसन का, XML का इस फॉर्म के अंदर डाटा को भेज सकते हैं। जो भी मान लो आपको डाटा भेजना है, जैसे जेसन में भेजना है ये, अगर आपको टेक्स्ट भेजना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, एंड फॉर्म इनकोडेड करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंटरफेस है। अगर आपने कभी पोस्टमैन यूज़ करा है ना तो एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डाल दूंगा और इस एपीआई कॉल करने की कोशिश करूंगा तो ये काम नहीं करेगी। 405 आ गया, मेथड नॉट अलाउड, बिकॉज ये मेथड वहाँ पे है ही नहीं, गेट मेथड है। मैं गेट पे जाऊँगा, ये परफेक्टली काम करेगी। अगर मैंने इसमें यूआरएल गलत डाल दिया, जैसे कि इतना कुछ डाल दिया मैंने, अब मैं इसको कॉल करूँगा तो 404 आ गया कि ये वाला यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है अगर प्रॉपर यूआरएल और प्रॉपर मेथड है तो। ये एक एपीआई टेस्ट हो गई। अब मैंने क्या करा था ना, जस्ट टेस्टिंग पर्पज से एक और एपीआई बनाई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट टाइप की, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बस कुछ लिखा भी हुआ है। इसका पॉइंट ये है कि जो भी मैं वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा पोस्ट मेथड के साथ में, वो यहाँ पे मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ। पोस्ट किया, उसके बाद में जो मेरा यूआरएल था, यूआरएल क्या था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना एपीआई के अंदर, तो स्टूडेंट्स की जगह पे बस ऐड लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को हटा के ऐड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सेंड करूँगा तो यहाँ पे 200 आ गया। और बट जो मेरे पास रिस्पॉन्स है ना वो ब्लैंक आया, बिकॉज रिस्पॉन्स कुछ भेजा ही नहीं है। जो मैं भेजूंगा वही मुझे वापस मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे हो। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसके अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले नेम, और नेम में यहाँ पे डाल दूंगा अनिल सिद्धू। तो मैंने ये चीज़ डाली इसके अंदर, और ये जाएगी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो आप देख सकते हो सेम चीज़ मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल गई, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेम रिटर्न करा हुआ है जो भी मेरे पास आएगा, ठीक है। और अगर मान लो मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ चैनल, और यहाँ पे चैनल पे डाल दूँगा कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और अभी मुझे ये सेम रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड डालना होता है, जो भी हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूआरएल और यहाँ पे बॉडी के अंदर अगर उसमें कुछ डाटा पास कर रहे हैं तो हेडर वगैरह के अंदर अगर हम लोग कुछ हेडर में चेंज कर रहे हैं तो राइट। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर पोस्ट मेथड के साथ एपीआई कैसे बना सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो कि लारावेल में पोस्ट एपीआई कैसे बना सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ मानी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर, और राउट डिफाइन करना पड़ेगा
API.php वाली फाइल के अंदर। उसके बाद में API के लिए कोड लिखेंगे, हमारी पोस्ट वाली API को टेस्ट करेंगे थंडर क्लाइंट के साथ में, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर इंस्टॉल करा था, और लास्ट में चेक करेंगे डेटाबेस की वहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया या नहीं हो गया। बिकॉज पोस्ट मेथड वाली API हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को इंसर्ट यानी कि सेव करना होता है डेटाबेस में। ये लारावेल 11 के लिए हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं एंड राउट बनाते हैं हमारी पोस्ट API के लिए। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट वाले कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे डेटाबेस में एक न्यू स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा ऐड स्टूडेंट। ये हमारा मेथड रहने वाला है और यहाँ पे मैं अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट मेथड। ठीक है, ये हम लोग सारी की सारी चीज़ें भी कर लेंगे, लास्ट में इसको टेस्ट करेंगे। इन द मिडल टेस्ट नहीं करने वाले, एक चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे, एक साथ ही टेस्ट करेंगे, बिकॉज API हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, API बना रहे हैं। देन जो ऊपर वाला राउट है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या फिर इसको मैनुअली लिख भी सकते हो। और यहाँ पे जब हमें पोस्ट मेथड के साथ में API टेस्ट करनी होती है तो यहाँ पे राउट का मेथड भी पोस्ट ही जाता है। और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड/स्टूडेंट, और उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे मेथड का नाम रखा है वो मेथड का नाम यहाँ पे भी आने वाला है, इस तरीके से रख लिया। ऑलराइट, ठीक है, अब हमारे पास एक तो राउट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसको एक बार के लिए टेस्ट करके देख सकते हो API के साथ में। सो मैं साथ साथ इसको टेस्ट कर ही लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक URL डालूंगा। सो URL हमारा क्या जाएगा, लोकल होस्ट, और यहाँ पे लास्ट में जाने वाला लोकल होस्ट 800 API, और यहाँ पे जाएगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पे राउट दिया होगा ऐड स्टूडेंट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट रख लेता हूँ। सो जैसे मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा गेट के साथ में, तो यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज हम लोगों ने मेथड बनाया है पोस्ट। इसको आपको सेव करना है अगर आपने सेव नहीं करा है तो। एंड देन मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ टेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो ऐड स्टूडेंट मेथड ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा रहे थे। अब इसको प्रॉपरली रिटर्न करवाना है। प्रॉपरली रिटर्न क्या करवाना है, बेसिकली हमें यहाँ से डाटा भेजना है। अब डाटा में क्या क्या जाएगा, 3 चीज़ें भेजनी है हमें यहाँ पे, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और आईडी, ये तीनों ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर आओ, जेसन टाइप सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे लिखो नेम। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जेसन वाली ब्रेसेस डालनी है। यहाँ पे लिखो नेम, और नेम बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा कोलन के साथ आएगा, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से पीटर पार्कर, ये कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा peter@test.com कर देते हैं। एंड लास्ट वन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर हम लोग सिंपली यहाँ पे डाल देते हैं 11222334, इस तरीके से। अब मैं स्टिल इसको यहाँ पे भेजूँगा। अच्छा, यहाँ पे कॉलम लगाना है, ये रह गया था। स्टिल आप देख सकते हो यहाँ पे सेम रिक्वेस्ट आ रहा है। अब जो डाटा हमने भेजा है, अगर हम लोग ये चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपली यहाँ पे आपको जो ये रिक्वेस्ट ऊपर से हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है ना, इस टाइप का यहाँ पे एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। पैरामीटर का नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, और सिंपली अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो $रिक्वेस्ट, और इसमें डालो इनपुट। तो जैसे आप ये इनपुट लिखोगे आपको दिखेगा कि जो जो चीज़ें आप लोगों ने भेजी हैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न में हमें वापस मिल रही हैं। सो यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा, आप देख सकते हो तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे करो $स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल लो, और यहाँ पे लिखोगे न्यू स्टूडेंट। जो हमारे स्टूडेंट वाली क्लास ऊपर से इंपोर्ट करवा रखी है मॉडल में से, इसका एक इंस्टेंस बना लिया, और यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट का जो नेम है उसका डाटा किस में आएगा, $रिक्वेस्ट, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे भेज रखा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने भेज रखा है नेम। अगर मैंने यहाँ पे नेम की जगह पे name1 भेजा होता तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे $रिक्वेस्ट, और $रिक्वेस्ट तो पहले लगा चुके हैं, name1 लगाना होता। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है अभी के लिए, name1 की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो यही चीज़ सेम लगानी पड़ेगी। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, और ईमेल आईडी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास करा है, ईमेल आईडी पास करा है।
और यहाँ पे लास्ट वन फ़ोन नंबर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोन ही रखा। अब यहाँ पे सिंपली हमें चेक करना है कि इफ़ डॉलर स्टूडेंट ये है तो यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव रिटर्न डॉलर स्टूडेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टूडेंट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट एडेड, और ये जो सेव है ना ये बेसिकली एक मेथड है, तो इस तरीके से कॉल करेंगे। और अगर स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, और एक बार के लिए ये देख लेते हैं, बाद में मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, लेट्स से थंडरबर्ड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसने दे दिया 50 इंटरनल एरर दे दिया। सो ये क्या एरर हो सकता है वो हमें एक बार के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेट मी सी कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। लेट्स सी, ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम लोगों ने रिक्वेस्ट के पहले लगा रखा है, तो ऐसा भी ये प्रॉपरली काम करेगी। मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, आप देख सकते हो स्टूडेंट एडेड, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो पीटर पाकर यहाँ पे ऐड हो भी गया। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए। इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं प्रॉपरली वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट के अंदर, एक अलग से पार्ट आएगा। बट यहाँ पे कर सकते हो रिजल्ट, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट एडेड, और सेम ओके। सो यहाँ पे बेसिकली एरो आएगा, ये भी गड़बड़ थी। एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे कह सकते हो ऑपरेशन फेल्ड। ऑलराइट, सो देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार के लिए अगर आपको फिर से टेस्ट करना है तो आप एक न्यू रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, सेम डाटा के साथ चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेसन में हमें रिजल्ट मिल चुका है, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 2 पीटर पार्कर ऐड हो चुके हैं। एक अगर चाहो तो डिलीट भी कर दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक पोस्ट एपीआई बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। मुझे पता है अभी ऑथेंटिकेशन बाकी है, बट ऑथेंटिकेशन के साथ हम लोग इनको आराम से कवर कर लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर पुट मेथड के साथ एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंट्रोलर फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड राउट मेथड बनाना पड़ेगा। उसके बाद में एपीआई के लिए कोड लिखेंगे, पुट एपीआई को टेस्ट करेंगे हमारे थंडर क्लाइंट के साथ में, डेटाबेस में चेक करेंगे कि डाटा प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। और जब भी हम लोग पुट एपीआई का यूज़ करते हैं दैट मीन्स हम लोग डेटा को अपडेट कर रहे हैं, उसी के लिए पुट एपीआई मेथड का यूज़ करा जाता है। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन एंड कंट्रोलर बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे VS स्टूडियो को ओपन करता हूँ और इनिशियली मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ ताकि हम लोग स्क्रैच से एक फाइल को ओपन करें एंड उसमें काम करना शुरू करें। कंट्रोलर में जाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर में, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ऐड स्टूडेंट के लिए एक फंक्शन बनाया था उसी तरीके से एक और फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम यहाँ पे रखेंगे अपडेट स्टूडेंट, और इसके अंदर आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट मैं यहाँ पे लिखना ही प्रेफर करूँगा। तो हमें जो रिक्वेस्ट है वो भी चाहिए यहाँ पे। सो हम सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमें इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट में हम लोग फाइंड करेंगे किसके बेस पे, आईडी के बिहाफ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ पे इसकी आईडी पास कर देंगे इस तरीके से। और आईडी अभी के लिए हमें कहाँ से पास करनी है, जिस भी टूल का आप लोग यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, स्टूडेंट इसके अंदर जो नेम है इसको अपडेट करेंगे, और नेम कहाँ से आएगा, डॉलर रिक्वेस्ट नेम के अंदर से आएगा, राइट। आप इसको आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो 2-3 बार, आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे भी हम लोग ईमेल से ही डाटा को गेट करने वाले हैं। लास्ट में फ़ोन नंबर, और यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर लेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट, और यहाँ पे
सेव मेथड का यूज़ करना है। आप बोलोगे सेव मेथड का यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है, बट देखो जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करके सेव मेथड का यूज़ करते हैं तो एक न्यू स्टूडेंट ऐड होगा। बट अगर आप लोग पहले फाइंड करोगे एंड देन यहाँ पे सेव मेथड का यूज़ करोगे तो डेटा अपडेट होगा, राइट। एंड सिंपली जहाँ पे अब लोग आप चाहो तो इवन सिंपली इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लो, जैसे बहुत हद तक सिमिलर ही है। एंड यहाँ पे आपको करना है स्टूडेंट अपडेटेड, और यहाँ पे कर सकते हो स्टूडेंट नॉट अपडेटेड, राइट। अब हमें ये इसके लिए राउट भी बनाना पड़ेगा। सो API.php के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउट कॉलन पुट मेथड हमने जो यूज़ करा है। देन यहाँ पे लेंगे अपडेट स्टूडेंट और यहाँ पे एरे के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास लेंगे एंड देन इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट। ऑलराइट, सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने कोमा मिस कर दिया, तो मैं यहाँ पे कोमा लगा दूंगा। और यहाँ पे कुछ और भी मिस हुआ है क्या? यस, यहाँ से हमने इस एरे वाले ब्रेसेस को बंद भी नहीं करा। अब ठीक है, तो अब एक बार इस राउट को टेस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद में डेटा भी पास करेंगे। सो राउट को अगर टेस्ट करना हो डायरेक्टली तो आप इन सबको कमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर दोगे एक बार के लिए राउट, और यहाँ पे सिंपली कह सकते हो अपडेट स्टूडेंट और समथिंग, राइट। तो अब मैं यहाँ पे थंडर कंट्रोलर खोलूँगा, एक न्यू रिक्वेस्ट का टाइप, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था। ये रेड एरर किस चीज़ का है? ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, आई गेस एक्स्ट्रा था, अभी ठीक हो गया। सो या एक्चुअली इसको हमें यहाँ पे कमेंट करना था, इसके साथ का था ये, तो अभी कमेंट कर दिया। न्यू रिक्वेस्ट लेंगे पुट टाइप की और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। यही हमारा URL है, अगर URL आपको पता ना हो तो यहाँ से कंफर्म कर लेना, ये URL आपको डालना है यहाँ पे। एंड देन हम लोग यहाँ पे बॉडी में जाएंगे और बॉडी में सबसे पहले पास करेंगे यहाँ पे ID। सो ID जिस भी आप अपडेट करना चाहते हो डेटाबेस में यूज़र को, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो पार्कर है इसके फ़ोन नंबर को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर 9999 करना है, तो इसकी ID क्या है 42। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 42, आई गेस ये तो न्यूमेरिक जाएगी, राइट, न्यूमेरिक जाएगी। देन उसके बाद में नेम सेम उठा सकते हो आप लोग, जो भी आपको नेम डालना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे पार्कर ही डालना है। देन आई जस्ट कॉपी इट, देन उसके बाद में जो भी इसका ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस एंड लास्ट वन इज फ़ोन नंबर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो स्टूडेंट का डाटा है ये अपडेट हो चुका है। अब अपडेट हुआ गया, एक्चुअली जो ये मैसेज है ये यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोगों ने, आप यहाँ पे देखोगे तो एक मैसेज डाला हुआ था, राइट, तो ये यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। बट हमें अगर इस पूरे कोड को यहाँ से अनकमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाटा प्रॉपरली अपडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। सो अब मैं यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है इसको चेंज कर देता हूँ 9999, अपडेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट अपडेटेड। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। 41 के लिए अगर डाटा अपडेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे चेंज करनी पड़ेंगी एक्चुअली, तो मैं इसको तो अपडेट नहीं करके देखूंगा, पार्कर 22 करके देखूंगा, तो आप देखोगे कि जो इसका नाम है ये पार्कर 22 यहाँ पे हो गया अपडेट। तो मैं वापस इसको चेंज करना चाहता हूँ, दोनों को एक साथ करेंगे, इसको भी और यहाँ पे भी 1122 ये जो फ़ोन नंबर था। एंड अब आप देखोगे दोनों चीज़ें एक साथ चेंज हो गई हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इस तरीके से आप लोग पुट मेथड के साथ API बना सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आप लोग। एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर डिलीट मेथड के साथ API कैसे बना सकते हैं। और इस मेथड का यूज़ आपको इसका नाम देख के समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तब हम लोग डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं API के साथ।
तो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें कंट्रोलर फंक्शन बनाना पड़ेगा और api.php वाली फाइल के अंदर हमें राउट डिक्लेयर करना है डिलीट मेथड के लिए। देन हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा डिलीट एपीआई के लिए, इसको टेस्ट करेंगे और डेटाबेस में चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे कि डाटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है डेटाबेस टेबल से। ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले कोड के ऊपर चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, जिसका नाम आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूँगा डिलीट स्टूडेंट और यहाँ से हम लोग आईडी गेट करेंगे बेसिकली। और ये आईडी रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं आएगी जैसे पहले करते थे, ये पैरम से आएगी। तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से डायरेक्टली मैं यहाँ पे आईडी लिख दूंगा, ठीक है। और अब एक बार के लिए चेक करने के लिए कि राउट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं बस जो भी आईडी पास करूँगा उसी को रिटर्न यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देन इसके लिए अब हमें api.php वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। सो राउट्स के अंदर जाएंगे, api.php वाली फाइल के अंदर, और एक नया राउट बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे राउट कॉलन डिलीट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे इसका पाथ डिलीट स्टूडेंट, और जो आईडी होगी वो हम लोग यूआरएल के अंदर ही पास करेंगे। सो इस तरीके से आईडी हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे सेकंड पैरामीटर के अंदर। और यहाँ पे एरे बनाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, एंड यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट। इस तरीके से इसको लास्ट में हम लोग बंद कर देंगे। अब इस एक बार मेथड को कॉल करके देखते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो कैसे कॉल करेंगे, हमें थंडर क्लाइंट को ओपन करना है, एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे और यहाँ पे मैं डिलीट रिक्वेस्ट डालूंगा और यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद हम लोग डिलीट स्टूडेंट, इस तरीके से एपीआई तक तो सेम रहेगा। देन इसके बाद आपने जो भी यहाँ पे पाथ पास करा है वो राउट का, एंड जो ये आईडी लिखी है बेसिकली डायनेमिक रहेगी। तो डेटाबेस में से आप कोई भी आईडी चूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपको 37 डिलीट करना है, टोनी को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे आओगे और 37 आप यहाँ पे एक बार के लिए पास करके देख रहे हो। सो जैसे 37 पास करोगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 37 हमें रिस्पॉन्स में मिल गया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एपीआई से क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो भी आईडी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ और पास करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 पास करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 100 मिल जाएगी। सो आईडी हमें प्रॉपरली यहाँ पे गेट हो रही है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, डॉलर स्टूडेंट एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा कंट्रोलर है कोलन कोलन डिस्ट्रॉय एक मेथड होता है, और डिस्ट्रॉय के अंदर हम लोग यहाँ पे आईडी पास करनी होती है। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग में टाइपो है, तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। राइट, आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि डॉलर स्टूडेंट अगर इसके अंदर 1 आया है, यानी कि ये सक्सेस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक एरे, और इस एरे में लिख देंगे रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड। राइट, एल्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और अगर एल्स में कुछ दिक्कत आती है, ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। देन हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड या ऑपरेशन फेल, जो भी आपको करके लिखना है वो लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो मेरे पास यहाँ पे 37 रिकॉर्ड था जो हम लोग डिलीट करने की सोच रहे थे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 37 है टोनी के लिए, तो मैंने ये था सेंड करा, और आप देख सकते हो स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो 37 यहाँ से गायब हो चुका है। सेम आईडी को मैं दोबारा से डिलीट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, बिकॉज वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग एपीआई बना सकते हो, उसका राउट लिख सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो डिलीट मेथड के लिए। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर एपीआई को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी हम लोग एपीआई के थ्रू डेटाबेस में कुछ डाटा को स्टोर करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, उस टाइम पे हमें डाटा को वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल है, इसके अंदर हम लोग नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकी जो डाटा होगा उसको वैलिडेट करेंगे कि हमारी ईमेल प्रॉपर है कि नहीं है, नेम प्रॉपर है कि नहीं है, फ़ोन नंबर वगैरह कहीं ब्लैंक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को वैलिडेट करना ही एपीआई को वैलिडेट करना बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा हम लोग एक फॉर्म इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करते हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशन वाली क्लास को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद एपीआई के ऊपर वैलिडेशंस अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कौन सी एपीआई चूज करने वाले हैं, ऐड स्टूडेंट वाली एपीआई। जो हम लोगों ने एक एपीआई लिखी थी कुछ पार्ट्स पहले स्टूडेंट्स वाली टेबल में डाटा को ऐड करने के लिए, उसी के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। देन वैलिडेशंस को टेस्ट करेंगे और डेटाबेस में चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाटा स्टोर हो रहा है या
नहीं हो रहा। ये Laravel 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है Laravel की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाएंगे और सबसे पहले हमें वैलिडेशन वाली क्लास को इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा यूज़ एल्यूमिनाइट, उसके बाद में इसका पूरा पाथ होता है सपोर्ट फसाड, एंड देन यहाँ पे मिल जाएगी हमें वैलिडेशन वाली क्लास जिसको हम लोग बेसिकली वैलिडेटर बोलते हैं। देन आपको इस क्लास का यूज़ करके ही वैलिडेशंस बनानी है। तो यहाँ मैं रूल सेट कर लेता हूँ, ये हमारी ऐड स्टूडेंट वाली API है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रूल्स नाम से, ये मैं क्या स्पेलिंग कर, तो रूल्स नाम से पहले हमने एक एरे ले लिया, एक मैं यहाँ पे एरे डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर वैलिडेशंस के रूल डिफाइन करूँगी, क्या क्या मुझे वैलिडेट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो नेम है इस फील्ड के अंदर, राइट, यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं हमारे पास। नेम, ये नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, मिनिमम इसके अंदर 2 करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम इसके अंदर 10 करेक्टर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड, उसके बाद में मिन करेक्टर रहेंगे 2 और मैक्स करेक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं 10। इस तरीके से हमारी इसकी वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है। देन और भी वैलिडेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, बट एक बार के लिए हम लोग इसी के साथ चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक वैलिडेटर करके वेरिएबल ले सकते हैं, फिर वैलिडेशन करके, और ये क्या करेगा, जो हमारी वैलिडेटर वाली क्लास होती है ना, उस क्लास के अंदर एक मेक फंक्शन होता है और यहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, इसको वैलिडेट करेंगे। यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर जितनी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई सबको चेक करेगा और रूल्स वाला वेरिएबल हमारा यहाँ पे अप्लाई करेगा, ठीक है, एंड इनको यहाँ पे वैलिडेट करेगा। अगर आप ये वैलिडेट वाला फंक्शन नहीं लगाना चाहते, दैट्स ऑल्सो कूल, बट ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये वैलिडेशन में क्या प्रॉब्लम है, जब इसके अंदर टाइप होती है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक इफ़ कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ डॉलर वैलिडेशन फेल्स, अगर इसकी वैलिडेशन फेल हो जाती हैं तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या, रिट्राई नहीं करना, रिटर्न करना है। हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे डॉलर वैलिडेशन एंड देन एरर्स, ये वाला एक फंक्शन होता है, कूल। एल्स, अगर हमारे पास कोई वैलिडेशन में इशू नहीं है तो जो हमारा फ्लो जा रहा है उसको वैसे का वैसा चलने देंगे। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको आप चाहो तो इसको फॉर्मेट कर सकते हो। अब एक बार के लिए हम लोग नेम को चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद में ईमेल वगैरह भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट को ओपन करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट डालूंगा और सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी मेरी, और यहाँ पे लोकल होस्ट ऐड स्टूडेंट वाली, एंड देन इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे डाटा ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाटा को सेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसने मुझे बोला कि यहाँ पे एरर है, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर से गई ही नहीं है, ठीक है। नेम हमें चाहिए जो कि यहाँ पे अभी के लिए एम्प्टी है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, उसमें पास करता हूँ नेम, और नेम की जो वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको ब्लैंक पास कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। उसके बाद में ईमेल यहाँ पे पास करूँगा, ईमेल भी मैंने यहाँ पे ब्लैंक ही डाल दी है। और लास्ट वन इज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं फ़ोन नंबर, एंड देन हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर में भी अभी के लिए सब कुछ ब्लैंक डाल देते हैं। मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। ओके, सो इसके अंदर एक इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे फेल्स लगाना था, राइट, और मैंने यहाँ पे फेल लगा दिया। तो मैं वापस आता हूँ, इसको पोस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं अगर इसके अंदर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली ट्राई करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरीके की एरर आ गई कि जो यहाँ पे ईमेल है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर भी 11 डाल देता हूँ तो ये प्रॉपर्ली स्टोर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे। बट देखो तरीका तो ये गलत है ना, नेम तो हमने प्रॉपर्ली वैलिडेट कर लिया, बट क्या ईमेल ABC हो सकती है? और फ़ोन नंबर भी हमें प्रॉपर कैरेक्टर्स के अंदर चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम तो हमारा प्रॉपर है, अगर मान लो मैं नेम नहीं डालता तो हमें डेफिनेटली एक एरर देगा कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से सैम, और यहाँ पे आके सेम वैलिडेशन मैं सिंपली लगाता हूँ ईमेल के लिए भी। और ईमेल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि मेरे पास ईमेल होनी चाहिए एंड देन ये रिक्वायर्ड भी है, ये खाली नहीं हो सकती। और देन फ़ोन नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, और इसके जो करेक्टर्स हैं वो भी आप चाहो तो मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके इसको सेंड करता हूँ तो ये बोला कि ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे sam@test.com बोलूँगा। और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर को एम्प्टी डालता हूँ
तो यहाँ पे बोलेगा कि 4 नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 111 डाल दूंगा तो ये इसको प्रॉपरली स्टोर होने देगा। अब जाके ये एक हमारी न्यू वैल्यू स्टोर होगी होगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर लेट से कि मैं तीनों को ही यहाँ से उड़ा देता हूँ, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, और डायरेक्टली अप करता हूँ, तो आप देख सकते हो तीनों फील्ड के लिए हमें वैलिडेशन मिल रही है। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हैं लारावेल में। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में, और ये भी देखेंगे कि एपीआईज के साथ रिसोर्स कंट्रोलर को कैसे यूज कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन बनेगा कि रिसोर्स कंट्रोलर होते क्या हैं, क्या इनका यूज होता है। उसके बाद में कंट्रोलर को रिसोर्सेज के साथ में बनाएंगे, एपीआई के लिए थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे, उसके लिए राउट्स बनाएंगे और एपीआईज को टेस्ट करेंगे। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स कंट्रोलर होते क्या है। देखो, ये लारावेल का एक फीचर होता है, जब भी हम लोग लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स बनाते हैं ना, तो उनके साथ हम लोग एक रिसोर्स का फ्लैग ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कर्ड ऑपरेशन वाले फंक्शंस होते हैं ना, अपने आप बन जाएंगे। कर्ड ऑपरेशन वाले ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि क्रिएट हो गया, रीड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। तो ये चारों फंक्शन कंट्रोलर के अंदर अपने आप बन जाएंगे, और इनके लिए राउट भी हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक राउट बनाएंगे और सारे के सारे फंक्शंस अपने आप कॉल भी हो जाएंगे। कैसे काम करते हैं अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रिसोर्स के साथ में कंट्रोलर को क्रिएट करता हूं। सो मैं यहां पे टर्मिनल ओपन करूंगा एंड इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग फ्रेश तरीके से कमांड को लिख पाएँ। और हमें यहाँ पे कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का मैं कोई भी नाम दे दूं। अभी के लिए मैं कंट्रोलर का नाम देता हूं, लेट्स से मेंबर कंट्रोलर। मैं मान लो कि एक मेंबर वाली टेबल है, या फिर जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, आपकी वेबसाइट के मेंबर्स हैं, उनके लिए आपने एक कंट्रोलर बनाया है, राइट। और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे माइनस माइनस करके एक रिसोर्स वाला फ्लैग ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ रिसोर्स, इस तरीके से, तो आप देखोगे जैसे कंट्रोलर बनेगा ना, उसमें कुछ फंक्शंस भी बन के आ जाएंगे। एंटर करा मैंने, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक मेंबर कंट्रोलर बन गया है हमारे पास। और यहाँ पे देखो इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये इतने सारे फंक्शंस बन गए हैं। अगर इनमें से आप किसी फंक्शन को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, किसी फंक्शन का नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको राउट अलग से लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आप लोग एक फटाफट से ऐसा कंट्रोलर बना सकते हो जहाँ पे कर्ड ऑपरेशन आप लोग इजीली परफॉर्म कर पाओगे। फंक्शंस आपके इजीली पहले से ही बने हुए होते हैं, और आपको ज़्यादा उसके राउट्स भी डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी होगा। इसको कॉल कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले इसके लिए हमें राउट कैसे डिफाइन करना है। आप सिंपली जाओ आपकी API.php वाली फाइल के अंदर। अगर आप लोग APIs पे काम कर रहे हो, अगर आप लोग नॉर्मली वेबसाइट पे काम करें तो web.php वाली फाइल के अंदर जाके सेम तरीके से राउट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर को इंपोर्ट करा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कंट्रोलर का पाथ, और यहाँ पे डाल देंगे मेंबर कंट्रोलर, राइट। देन इसको हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे एक राउट के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और राउट, देन कोलन कोलन रिसोर्स, और रिसोर्स बेसिकली एक फंक्शन होता है। इसके अंदर सबसे पहले आप पाथ दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंबर पाथ देने वाला हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो भी कंट्रोलर कॉल करने वाले हैं, जैसे कि मेंबर कंट्रोलर, और ये क्लास का है, तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अब आपके कंट्रोलर रेडी हो चुके हैं। अगर मान लो आपको किसी फंक्शन के अंदर कोड लिखना है, तो मैं किसी एक दो फंक्शन में यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन से रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे एक एरे बना के कर देता हूँ रिजल्ट, और इसमें डाल देंगे हम लोग लिस्ट ऑफ मेंबर्स। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे। अगर आप लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको थंडर क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, API के केस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे गेट मेथड, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा लोकल होस्ट, यहाँ पे जो भी हमारा राउट का नाम था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे राउट दिया है मेंबर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप API के बाद में मेंबर वाला राउट डाल दोगे, और जैसे आप यहाँ पे डालोगे, सो कनेक्शन वॉज रिफ्यूज्ड बाय सर्वर, बिकॉज हमने यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्वर को फिर से स्टार्ट नहीं करा। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देन इसको फिर से स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ मेंबर, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है,
एंड इसके बाद में सेकंड राउट आपके पास क्या बनता है, मान लो कि मैं न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसको सिंपली कॉपी करो आप, यहाँ पे कर दो पेस्ट और यहाँ पे आप डाल दो पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट के अंदर अगर इसमें कुछ भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल करोगे तो सक्सेस आ गया। यहाँ पे 200 कुछ रिटर्न नहीं करा हुआ, तो इसी वजह से कुछ मिला भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अब यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ क्रिएट के अंदर, बिकॉज क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे जब भी हम लोग पोस्ट एपीआई करते हैं इस पे कॉल, और यहाँ पे कर देता हूँ न्यू मेंबर एडिट, ये कर दिया। और अब आप देखोगे यहाँ पे सेम फंक्शन हमारा क्या हुआ, ये दिखा नहीं, लेट मी सी, ओके सॉरी, ये एक्चुअली स्टोर पे कॉल होता है, राइट, सॉरी माय बैड, ये स्टोर पे कॉल होता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा न्यू मेंबर एडिड, ठीक है। अब मान लो सेम इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल अपडेट कॉल करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो मेंबर अपडेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आप मेंबर अपडेटेड वाले को कॉल करोगे ना, एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं, सबसे पहले पुट, उसके बाद में ये रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे पेस्ट करोगे इसको, बट पेस्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आईडी भी पास करनी पड़ती है। जैसे 10 पास करा आपने तो यहाँ पे मेंबर अपडेटेड वाला कॉल हो गया। अगर ये आईडी पास नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज पुट रिक्वेस्ट के अंदर ये आईडी एक्सपेक्ट करता है। सेम इसी तरीके से डिलीट के अंदर भी ये आईडी एक्सपेक्ट करेगा। अब मान लो, अब आप बोलोगे कि ठीक है अब हमें ये वाला फंक्शन कैसे कॉल करना है जो यहाँ पे क्रिएट वाला है, राइट। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाली रिक्वेस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट रहेगी, और इसके आगे आपको लगाना है सिंपली क्रिएट। और अब आप देखोगे अच्छा इसके अंदर भी कुछ लिखा नहीं हुआ ना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट क्रिएटेड, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिस्ट क्रिएटेड हमारे पास आ चुका है, कूल। अब एक चीज आती है कि एक बार किसी कंट्रोलर को कॉल करके भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास डेटाबेस के अंदर, मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन करता हूँ, लारावेल डेटाबेस के अंदर, लारावेल हमें पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट वाली टेबल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये वाला जो मॉडल है वो बना भी हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट वाला। तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूज़, मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स वाली जगह पे डॉलर स्टूडेंट में भी अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, ये देखो मॉडल आ गया, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है, मॉडल स्टूडेंट वाला मॉडल। और यहाँ पे लिख देंगे कोलन कोलन ऑल, ये मैंने लिख दिया, एंड देन मैं यहाँ पे स्टूडेंट को रिजल्ट में पास कर देता हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है। गेट रिक्वेस्ट था, ये वाला नहीं, गेट रिक्वेस्ट मेंबर, बिल्कुल ये वाला है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग रिसोर्स कंट्रोलर का यूज कर सकते हो एपीआई के साथ। अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर साइन अप के लिए एपीआई कैसे बना सकते हैं लारावेल सेंटम पैकेज के साथ। अब आप बोलोगे सेंटम पैकेज क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लारावेल का एपीआई पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करेंगे, देन माइग्रेट करेंगे कुछ टेबल्स को, कंट्रोलर बनाएंगे, जो हमारा यूजर मॉडल होता है बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है उसको अपडेट करेंगे। आफ्टर दैट राउट्स डिफाइन करेंगे, साइन अप के लिए कोड लिखेंगे और एपीआई को टेस्ट करके चेक करेंगे कि हमें टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा टोकन उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, वापस से आते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटम क्या होता है। देखो, सेंटम एक ऐसा पैकेज होता है जो कि लारावेल के साथ यूज करा जा सकता है और इसका यूज होता है टोकन जनरेट करने के लिए। अब टोकन क्यों जनरेट करना होता है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी एपीआईज बनी हुई हैं, कोई भी आके उस एपीआई को हिट करता है। अब कौन सी एपीआई हिट कर रहा है, प्रोडक्ट को बनाने की, प्रोडक्ट को डिलीट करने की, यूजर को डिलीट करने की, कुछ भी वो आके एपीआई को हिट कर सकता है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करता है या फिर साइन अप करता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग एक टोकन जनरेट करते हैं। इनक्रिप्टेड टोकन होता है, काफी लेंथी सा टोकन होता है। अगर कोई एपीआई उस टोकन के साथ हिट करेगी, टोकन हमारा प्रॉपर होगा, उसी टाइम पे हम लोग यूजर को ऑपरेशन करने के लिए अलाउ करेंगे। जैसे कि उसको कुछ भी डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो अगर वो टोकन है एपीआईज के साथ में तो ही हम लोग यूजर को अलाउ करेंगे कि ठीक है भाई अब आप ये ऑपरेशन कर लो। अगर टोकन नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये जो यूजर है ये अनऑथराइज यूजर है।
वो टोकन कहाँ मिलेगा, या तो लॉगिन के ऊपर या फिर साइन अप वाली एपीआई के ऊपर, इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे मैं साइन अप वाली एपीआई के साथ में टोकन जनरेट करके दिखाऊंगा। अब आप बोलोगे कि अच्छा तो फिर साइन अप और लॉगिन करते टाइम किसी टोकन की जरूरत नहीं होती। जी नहीं, इन एपीआईज को एक्सेस करने के लिए किसी भी टोकन की जरूरत नहीं होती है। रीजन इसका ये है बिकॉज जब तक आप लोग लॉगिन नहीं करोगे, साइन अप नहीं करोगे, आगे वाली एपीआईज को एक्सेस कर ही नहीं सकते हो, राइट। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिक्योर प्रोजेक्ट है तो पहले ये दो एपीआईज ही लॉगिन होंगी, उसके बाद तो आगे वाली एपीआई लॉगिन होगी। तो ये दो एपीआई ऐसी होती है जहां से हमें टोकन मिलता है, बाकी सारी एपीआईज के अंदर हम लोग टोकन को सेंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब पहला पॉइंट ये आता है कि लारावेल के अंदर एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एपीआईज बनाई हैं, अभी तक आप लोगों ने देखी भी होंगी, बट ये बिना टोकन के बनी हुई थी, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे जब टोकन की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमें लारावेल की एपीआईज को इंस्टॉल करना होता है। अब इसके लिए सिंपल सी कमांड होती है php artisan install API। अगर आपने ये वाली कमांड पहले रन करके रखी हुई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिस पे भी काम कर रहे हो एपीआईज के लिए तो ठीक है, नहीं करके रखी तभी आपको ये वाली कमांड हिट करनी है। जैसे आप इसको करोगे तो आप देखोगे कि अपडेट कर रहा है कुछ इसने कुछ पैकेज को इंस्टॉल किया है और अब ये माइग्रेशन के लिए पूछ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं यस, कि जो आप भी माइग्रेशन के लिए कुछ फाइल जनरेट करना चाहते हो वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये चीज़ पहले ही, अब यहाँ पे देखो API राउट फाइल्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज मैं इसको पहले रन कर चुका था। जब हम लोग लास्ट वाली 6-7 वीडियोस में API बना रहे थे ना, तो इसको मैं पहले ही रन करके रख चुका था। अगर आपने रन नहीं करी तो इस कमांड को रन करना, अगर एक बार रन कर चुके तो बार बार इसको रन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब क्या होता है, जब भी आप लोग लारावेल वाली एपीआई को इंस्टॉल करते हो इस कमांड के साथ में, तो आपको कुछ टेबल माइग्रेट भी करनी होती है ताकि आप लोग डेटाबेस के साथ काम कर पाओ। तो सिंपली इसको क्लीन करके यहाँ पे रन कर सकते हो php artisan migrate, इस तरीके से यहाँ पे एंटर करो। अब ये बोल रहा है कि कुछ भी माइग्रेट करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, यानी कि सब कुछ माइग्रेट हो चुका है। इसका रीज़न भी आप जानते हो क्यों माइग्रेट हो चुका है, बिकॉज पहले हम लोग एपीआईज के साथ में काम कर चुके हैं। तो जैसे ये वाले आप कमांड चलाओगे तो कुछ फाइल्स आपके माइग्रेट हो जाएंगी, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें कंट्रोलर बनाना है। देन आप लोग एक कोई भी कंट्रोलर का नाम रख सकते हो। हमें करता हूँ php artisan make कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रखता हूँ यूज़र ऑथ कंट्रोलर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। मुझे ये नाम ठीक लगा, मैंने इसका नाम ये वाला रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा ये कंट्रोलर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर बन चुका है। इसके अंदर मैं 2 फंक्शन भी बना देता हूँ अभी के लिए। एक फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन के लिए, राइट, और इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट रिसीव करनी है। तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो क्लास होती है यहाँ पे पास करके एक वेरिएबल ले सकते हो रिक्वेस्ट करके, और अभी के लिए बस इसमें ऐसे रिटर्न कर दो, और रिटर्न में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लॉगिन फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो गई। अब सेम इसी तरीके से हम लोग एक साइन अप फंक्शन भी बना देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे साइन अप फंक्शन। इसको एक बार एक्सेस करके देखेंगे कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाद में धीरे धीरे बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोड भी लिखने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंट्रोलर बनाने के बाद में हमें हमारा यूजर मॉडल है ना, उसको अपडेट करना था। तो इसमें क्या अपडेट करना होता है, देखो जो हमारा टोकन जनरेट होता है ना वो सेंटम पैकेज के साथ आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें सेंटम हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत है जी नहीं। जैसे ही आप लोगों ने लारावेल इंस्टॉल एपीआई करा था तो आपका सेंटम पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे composer.json के अंदर जाओ, और यहाँ पे जैसे जाओगे ना आपको यहाँ पे सेंटम का पैकेज दिख जाएगा, ठीक है। 4 दिन पहले मैंने एपीआई पे काम करना शुरू करा था, उस टाइम पे सेंटम पैकेज को इंस्टॉल करा था। कूल, ओके। सो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है, बट इसको आपको ना ऐड करना है, यूज़ करना है आपके यूज़र मॉडल के साथ में। सो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ मॉडल्स के अंदर, और ये रहा मेरा यूज़र मॉडल। अब इसके अंदर ही क्यों यूज़ करना है, बिकॉज देखो हमारी जो यूज़र्स वाली टेबल है ना, यहाँ पे देखो उसका नाम क्या है, यूजर्स। इसके अंदर हमारे न्यू यूजर्स ऐड होंगे जब हम लोग साइन अप करेंगे। तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडल बना हुआ है, यूजर नाम से। तो इसके अंदर आपको यूज करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हैज फैक्ट्री और नोटिफाइबल, ये 2 चीज़ें यूज कर रखी हैं, बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे सेंटम पैकेज भी इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैज एपीआई टोकन,
या आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा, अदरवाइज जस्ट इसको इंपोर्ट करना है इस लाइन को। अगर यहाँ तो इसने ऑटो सजेशन दे दिया बिकॉज मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है पीएचपी की। अगर ऑटो सजेशन नहीं देता तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। एंड देन इसके बाद में सिंपली यहाँ पे कोमा डालो और इसको हैश टोकन को डाल दो, बस इसके अंदर भी हमारा काम फिनिश। अब जो नेक्स्ट काम आता है हमारे पास राउट डिफाइन करने का। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे api.php वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे राउट डिफाइन करता हूँ। और राउट डिफाइन तब करेंगे जब हमारे पास यूज़र को ऑथ है, ऊपर से ये गलत फाइल इंपोर्ट हो रखी है पहले वाली, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ यूज़, या फिर डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यूज़र ऑथ कंट्रोलर, और ये अपने आप से ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा राउट स्मॉल, ये ऑटो सजेशन भी ना कभी कभी परेशान कर देता है। राउट कोलन पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन अप लिखा एंड देन साइन अप के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्टूडेंट क्लास का साइन अप वाला फंक्शन डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, साइन अप वाला फंक्शन सेम है ना, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ टाइप वगैरह ना हो जाए। इसका जो यू है वो स्मॉल कर देता हूँ इस तरीके से, हर जगह पे स्मॉल ही ठीक रहेगा, यहाँ पे भी स्मॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको एक बार मैं हिट करके देखता हूँ कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसी तरीके से अगर आप लॉगिन वाला बनाना चाहो तो वही बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं। थंडर क्लाइंट ओपन करा, एक न्यू रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ से, और यहाँ पे डालेंगे पोस्ट, देन इसमें हम लोग डालेंगे यहाँ पे साइन अप, और साइन अप के ऊपर जैसे मैं इसको, अच्छा इसको एक्सेस करने से पहले हमें PHP आर्टिसन सर्वर को रन भी करना पड़ेगा। PHP आर्टिसन सर्व, ये करा, और यहाँ पे सबसे पहले मिल गया हमें डिफाइन मेथड साइन अप। ओके, एक बार के लिए इसको कॉल करके देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इशू आया है। स्टूडेंट, ओके सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर यूज़ हो गया, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़र ऑथ कंट्रोलर यूज़ करना था। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हुआ था, इसी वजह से मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप फंक्शन ये प्रॉपरली हमारे पास आ चुका है। सो नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, इस साइन अप वाले फंक्शन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ये साइन अप वाला फंक्शन है, इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना है API के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी इसके इनपुट्स हैं उनको गेट कर लो। यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉलर इनपुट, और डॉलर इनपुट के अंदर हम लोग ले लेंगे रिक्वेस्ट ऑल, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा एक बार के लिए। तो रिटर्न पे यहाँ पे डॉलर इनपुट को ही रिटर्न करके देख लेता हूँ कि मेरे पास जितने भी मैं यहाँ पे इनपुट सेंड कर रहा हूँ क्या मुझे इनपुट वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे सेंड करा, इसने ब्लैंक दिया। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर 2-3 चीज़ें पास भी कर देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले पास कर देता हूँ नेम, और नेम में मैं यहाँ पे पास करूँगा अनिल सिद्धू। उसके बाद में मैं यहाँ से पास कर देता हूँ लेट से ईमेल, और ईमेल में मैं यहाँ पे पास करूँगा anil@sidhu.com, एंड देन लास्ट वन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड। पासवर्ड मैं बहुत ही सिंपल से डालूंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 ABC, इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भूल ना जाए बिकॉज भूल गया तो इससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, बट दैट्स फाइन। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिट करता हूँ तो देखो मुझे तीनों की तीनों चीज़ें रिप्लाई में मिल गई, यानी कि ये API प्रॉपरली काम यहाँ पे कर रही है। सो जो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड आया है ना, जो मैंने पास करा, मैं इसको इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मुझे बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है लारावेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिगक्रिप्ट के नाम से, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ करता हूँ, डॉलर इनपुट, और इसके अंदर यहाँ पे अपने आप सजेशन भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका सजेशन यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पे बिगक्रिप्ट फंक्शन यूज़ करना है इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, डॉलर यूज़र, हाँ डॉलर यूज़र, और जो हमारे पास यूज़र मॉडल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यूज़र मॉडल ये रहा यहाँ पे, तो ये ऊपर मॉडल इंपोर्ट हो गया। एंड देन इसके बाद में हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, कोलन क्रिएट, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं वो डाल देंगे। ठीक है, इनपुट्स डाल दिए हम लोगों ने, परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो हमारा टोकन है ना, इस टोकन को भी हमें डालना है। यहाँ पे बेसिकली जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा, बट हमें टोकन को रिटर्न भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सक्सेस के नाम से, राइट, इस तरीके से, और सक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेता हूँ टोकन करके। ठीक है, इस तरीके से टोकन लेंगे,
और टोकन के अंदर बेसिकली क्या आने वाला है, इक्वल टू डॉलर यूज़र जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद में क्रिएट टोकन एंड देन यहाँ पे हम लोग डालेंगे माई ऐप, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे माई ऐप डाल देता हूँ। बस आप कुछ भी टेक्स्ट डालोगे उसको वो इस तरीके से बना के दे देगा, आपका टोकन बना के दे देगा, राइट। एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं प्लेन टेक्स्ट टोकन इस तरीके से, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ क्या होगी, इसमें अगर आप यूज़र का नाम भी पास करना चाहते हो कि कौन से यूज़र ने सक्सेसफुली लॉगिन करा है, तो आप डाल सकते हो यूज़र, देन यहाँ पे डाल दो लेट्स से नेम, और यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम, तो अब जो उसका यूज़र का नाम होगा वो भी रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो आप रिटर्न कर रहे हो, इसके अंदर सिंपली लिख सकते हो, कोई भी एरे बना लो, यहाँ पे लिख देंगे सक्सेस ट्रू, एंड सक्सेस का एरे बनाना पड़ेगा ट्रू। उसके बाद में डेटा हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे डेटा, फिर रिजल्ट डाल लो, रिजल्ट बेटर रहेगा, हम लोग मोस्टली रिजल्ट ही यूज़ करते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डॉलर सक्सेस इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैसेज भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MSG यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे टाइप होके आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली आ गया, ऑल राइट। सो इसको हटाते हैं, सब ठीक, आई होप प्रॉपरली काम करेगा। लास्ट में सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अब इस बार इसकी रिक्वेस्ट को फिर से हिट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन हमें मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाके देखता हूँ, यूज़र्स के अंदर एक हमारी एंट्री भी हो चुकी है और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी जनरेट हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। ये कंफ्यूज मत करना कि जो पासवर्ड है आपका वही सेम चीज़ टोकन भी है, टोकन आपका अलग होता है और पासवर्ड का जो इनक्रिप्टेड चीज़ होती है ये अलग होती है, राइट। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर लॉगिन एपीआई कैसे बना सकते हैं लारावेल सेंटम पैकेज के साथ में। अब ये सेंटम पैकेज क्या होता है मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूं, जब हम लोगों ने साइनअप वाली एपीआई के ऊपर काम करा था। और अगर आप लोगों ने ये वाला पार्ट नहीं देखा साइनअप वाला, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के साथ, आप लोग इसको देख सकते हो। इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर जाके हमारा लॉगिन वाला फंक्शन बनेगा, देन राउट वाली फाइल विच इज़ API.php, उसके अंदर हम लोग राउट डिफाइन करेंगे लॉगिन API के लिए। फिर हम लोग लॉगिन API के लिए कोड लिखेंगे, इस API को टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसके रिस्पॉन्स के अंदर हमें हमारा टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जैसा कि साइनअप वाली API के अंदर मिल रहा था। अभी के लिए लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो ही यूज़र हैं, anil@test.com, peter@parker.com, और पासवर्ड हम लोगों ने इन दोनों के लिए सेम ही रखा हुआ है 123 ABC। और ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर, और कंट्रोलर हमें मिलेगा ऐप HTTP, ये रहा हमारा यूज़र ओथ कंट्रोलर। तो इसके अंदर आप लोग आराम से देख पा रहे हो हमारे पास एक लॉगिन वाला फंक्शन पहले से बना हुआ है। एक बार इसी को चेक करेंगे ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसके लिए लास्ट पार्ट के ही अंदर हम लोगों ने छोटा सा राउट भी आई गेस बना ही दिया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लॉगिन वाला राउट भी बना हुआ है। तो मैं अब थंडर क्लाइंट को ओपन करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट टाइप का मेथड सिलेक्ट करूँगा API के लिए, और यहाँ पे लिखता हूँ साइनअप को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा लॉगिन के लिए, बिकॉज साइनअप वाला हमारा लास्ट वाला URL था। और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ आप देख पा रहे हो लॉगिन API फंक्शन है, ये प्रॉपरली कॉल हो रही है। तो अगर अब मैं इसके अंदर चाहूँ तो रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट को, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट इस तरीके से ऑल। आप चाहो तो आपके पास जितने भी आप लोगों ने डेटा सेंड करा है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डेटा सेंड करना क्या है बेसिकली, सो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट सेंड करूँगा। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले ईमेल आईडी रहेगी, और ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लेट्स से अभी के लिए अनिल को लॉगिन कर रहे हैं, विच इज़ anil@test.com। तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एंड देन हमें पासवर्ड भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा 123 ABC। मेरे हिसाब से यही पासवर्ड है, एक बार ये वेरीफाई भी कर लेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे एक एरर मिल गया, लाइन नंबर 10,
ओके अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करना भूल गए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये ब्रैकेट समहाउ क्लोज नहीं हुआ था। देन मैं फिर से सेंड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों ने भेजा वो हमें यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स में मिल गया। तो अब यहाँ पे लॉगिन करवाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डॉलर यूज़र वाला वेरिएबल ले सकते हैं, और इसके अंदर जो हमारा यूज़र वाला मॉडल है ना, जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखा है, ये वाला, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर यूज़ करा था। सो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड देन सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर मॉडल का यूज़ करके कोलन कोलन वेयर कंडीशन लगा देंगे, और यहाँ पे ईमेल को मैच करेंगे, राइट। सबसे पहले ईमेल को मैच करेंगे कि जो हमारी ईमेल है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है रिक्वेस्ट की ईमेल के साथ, और इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है हमें वो मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट रिजल्ट निकाल लेता हूँ, ये एक फंक्शन है इस तरीके से, और यहाँ पे जो यूज़र का डाटा आएगा उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, डॉलर यूज़र, ऑलराइट। एंड देन एक बार इसको फिर से टेस्ट करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँगा तो अभी देखो सारी की सारी डेटाबेस में से डिटेल निकल के आ चुकी है हमारे पास। बट जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि बस ईमेल ही मैच करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। बट पासवर्ड आप लोग डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते, आपको उसको हैश करना पड़ेगा। हैश जो इनक्रिप्ट करके हम लोगों ने स्टोर कर रखा है डेटाबेस में, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डिक्रिप्ट करके स्टोर करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी लाइब्रेरी है हैश करके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ हैश, और यहाँ से हमें हैश का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनाइट, देन इसके अंदर होगा सपोर्ट, एंड सपोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिल सकता है फसाड्स, और फसाड्स के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा हैश, राइट। तो ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ़ अगर डॉलर यूज़र हमारे पास नहीं है, एक तो ये केस बनता है। सेकंड केस या फिर क्या बनता है कि जो हमारे पास हैश पासवर्ड है कोलन कोलन चेक, इसके अंदर एक चेक फंक्शन होता है, वो डॉलर रिक्वेस्ट का जो पासवर्ड है, राइट, इसके अंदर से जो पासवर्ड आएगा वो मैच नहीं करेगा जो हमारे पास यूज़र का पासवर्ड है, डॉलर यूज़र पासवर्ड वाला। अब इस केस के अंदर तो हम लोग यहाँ पे मैच करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दूंगा कि अगर मैच्ड नहीं है, तो अगर ये चीज़ें मैच्ड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न के अंदर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं लेट्स से रिजल्ट, यहाँ पे कह सकते हैं यूज़र नोट फाउंड, उसके बाद में सक्सेस, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कि कोट्स के अंदर मिलेगा सक्सेस के अंदर हमें यहाँ पे मिलने वाला है फॉल्स, इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स लगा देते हैं इस तरीके से, राइट। तो अगर ये रहेगा कि हमारे पास या तो यूज़र मिला ही नहीं डेटाबेस में से, या फिर ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इस केस के अंदर आ जाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे या तो रिटर्न कर लो, या फिर रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न कर दिया था। अगर एल्स कंडीशन के अंदर आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं टोकन नाम से, और यहाँ पे डॉलर यूज़र जो हम लोगों ने यूज़र लिया, वहाँ इसका एक फंक्शन होता है क्रिएट टोकन करके, ठीक है। और इस क्रिएट टोकन के अंदर हमारे पास सेम यही माई ऐप जो साइनअप के अंदर लिया था ना, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आप इवन चाहो तो पूरी की पूरी लाइन को भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी की पूरी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, राइट, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। और इस तरीके से सो होगा क्या कि सक्सेस के अंदर हमारे टोकन को स्टोर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और चाहो तो इसका नाम रिजल्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये हमारे पास में इसका टोकन मिल जाएगा, इसका नाम भी आ जाएगा। और अब मैं इसको अगर लॉगिन करवाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो आप देख पा रहे हो कि हमें टोकन मिल गया। अगर मैं इसका पासवर्ड गलत कर देता हूँ, मान लो मैंने डी भी लगा दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र नोट फाउंड सक्सेस फॉल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा था, ठीक है, यहाँ पे इसका मैच नहीं हुआ था। और अगर यूज़र मैच होता है तो पासवर्ड मैच होता है तो परफेक्टली आएगा, और अगर ईमेल आईडी भी गलत कर देंगे तो भी ये मैच नहीं होने वाला, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने लॉगिन वाली एपीआई यूज़ कर ली, और इसका हम लोगों ने लॉगिन वाली एपीआई बना ली है, और इसमें टोकन भी मिल रहा है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पे टोकन मिल रहा है लॉगिन और साइन अप से, इससे जो बाकी हमारी एपीआईज हैं उनको ऑथेंटिकेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, हमारे पास यूजर वाली एपीआईज हैं, इनको हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर एपीआई को ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं सेंटम पैकेज के साथ। आपको ध्यान होगा लास्ट के 2 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने लॉगिन वाली एपीआई बनाई है, साइन अप वाली एपीआई बनाई है लारावेल सेंटम पैकेज के साथ, और दोनों ही एपीआई से हमें टोकन भी मिल गया। अब उसी टोकन का यूज करके हम लोग एपीआईज को ऑथेंटिकेट करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सेंटम पैकेज का एक मिडलवेयर बना के, मिडलवेयर ऑलरेडी बना हुआ होता है जब भी आप लोग सेंटम पैकेज को इंस्टॉल करते हो, बस उस मिडलवेयर को राउट्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद एपीआई के साथ में टोकन सेंड करेंगे, एपीआई को टेस्ट करेंगे प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और टोकन को भी चेक कर लेंगे। ऑलराइट, ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं एक बार के लिए कोड पे। आप लोगों को पता है कि जो ये दोनों एपीआई ना, लॉगिन वाली और साइन अप वाली, ये दोनों हमें टोकन रिटर्न कर रही हैं जब भी हम लोग कोई नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं या फिर यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं। अब हमें मान लो ये जो एपीआईज है ना, स्टूडेंट्स वाली, गेट स्टूडेंट वाली, ऐड स्टूडेंट, अपडेट, डिलीट, सर्च वाली, इन सबको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब ये है कि पहले हमें चेक करना है कि अगर यूजर ऑथराइज है, यानी कि यूजर लॉगिन है, उसके बाद ही इन एपीआईज को एक्सेस कर पाए, नहीं तो वो ना कर पाए। ठीक है, तो एक बार के लिए अभी का फ्लो देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटम का मिडलवेयर अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमारी एपीआईज ऑथेंटिकेट हो जाएंगी और उस वाले फ्लो को भी आराम से चेक करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करता हूँ, एक न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ना मैं पोस्ट लॉगिन वाली एपीआई कॉल कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो मैं लॉगिन वाली एपीआई के ऊपर गया, बॉडी में गया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा ईमेल, और ईमेल रहने वाली है हमारी anil@test.com। आपको ध्यान होगा, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ डेटाबेस के अंदर कि हम लोग बेसिकली, हमारे पास 2 यूजर्स हैं, राइट। एक तो है हमारे पास ये anil@test.com करके, एक पीटर करके। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, anil@sidhu test.com है ना, हाँ सॉरी test.com है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा anil@test.com, एंड देन इसके बाद में पासवर्ड मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा था 1 2 3 ABC। तो मैं अब इसको लॉगिन वाले पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे टोकन मिल गया। अब ये टोकन हमें दूसरी एपीआईज के अंदर पास करना है, और हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये टोकन के बिना एक्सेस नहीं हो पाएंगे एपीआईज। अभी एक्सेस हो पा रही है क्या, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट डालता हूँ, और ये स्टूडेंट वाली एपीआई है ना, इसको एक बार के लिए कॉल कर लेते हैं, जो गेट स्टूडेंट वाली एपीआई है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा गेट मेथड, और यहाँ पे स्टूडेंट वाली एपीआई का यूआरएल, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अनिल स्टूडेंट, पीटर स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना इस स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर, सारे के सारे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अनिल, सिद्धू, पीटर, सिड, ब्रूस, एप्पल भी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये सारे के सारे ये एपीआई के अंदर स्टूडेंट्स हैं, अभी एक्सेस हो पा रहे हैं। बट पॉइंट क्या, हमें क्या करना है कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसके बाद ही इस वाली एपीआई को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज ना कर पाए। ठीक है, चीज हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें यहाँ पे आके एक मिडलवेयर अप्लाई करना है। कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे लिखना है राउट, देन यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो आप लोग राउट : ग्रुप, और ग्रुप में आप सिंपली इस तरीके से ब्रेसेस लगाओगे। देन आपका यहाँ पे जो भी मिडलवेयर आप लगाना चाहते हो, जैसे कि पहले मिडलवेयर कीवर्ड लिखोगे, एंड देन उसके बाद में मिडलवेयर का नाम। सो मिडलवेयर का नाम हमारे पास यहाँ रहने वाले वाला है ऑथ सेंटम, राइट। ये सेंटम वाला लग गया, एंड देन मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, डोंट वेरी। एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में एक फंक्शन निकलेगा ऐसे, एंड देन यहाँ पे हमारे जितने भी राउट्स हैं इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। जो राउट आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने हैं, मान लो आपके पास ये वाला राउट है जो सर्च वाला है, आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते तो इससे बाहर ही रखना। जो हमें ऑथेंटिकेट करने होंगे वही इसके अंदर रखेंगे, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ग्रुप मिडलवेयर बन गया है। सो नेक्स्ट चीज़ हमें बेसिकली करनी क्या है, यहाँ पे अब इसको स्टूडेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देन अभी आपको यहाँ पे क्या मिला, राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। इस एरर को भी हमें हैंडल करना है, उसको एक बार क्लिक करेंगे। बट अभी ये एपीआई तभी काम करेगी अगर आप लोग ये वाला टोकन पास करोगे इसके अंदर, तो राइट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टोकन को,
एंड देन आपको यहाँ पे जाके हेडर में जाना है, हेडर में जाके यहाँ पे लिखोगे ऑथेंटिकेशन एंड देन यहाँ पे आपको ये स्पेशली लिखना है बियरर स्पेस टोकन एंड देन सेंड करोगे तो अभी आप देख पा रहे हो ये वाली एक्सेस आप एपीआई कर पा रहे हो। और अगर आपने इसको गलत कर दिया, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, ठीक है, बिरर नील लिखा, तो अभी आप देख सकते हो फिर आपको वही वाला एरर आ रहा है। अगर आपने ये ठीक कर दिया और देन आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी, मान लो यहाँ पे आपने ABC लिख दिया, गलत टोकन पास करा, तो सेम आपको ये इशू आएगा। आपको यहाँ पे टोकन प्रॉपरली सही ही पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि यहाँ से भी टोकन पास करना है तभी ये वाली एपीआई काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बट अगर मान लो ये टोकन है, जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स करने से हटाऊंगा तो ये टोकन पास नहीं होगा। यहाँ पे इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं? इस एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आओ, इवन ना आप चाहो तो इसको ही कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे गेट कर दो। ये सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे कि गेट रिक्वेस्ट जा रही है। जब ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड होती है तो ये लॉगिन वाले राउट के ऊपर जाना चाहिए, जो कि ये नहीं जा पा रहा। तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक राउट बनाना है, इसका नाम लिखोगे नेम और यहाँ पे लगा दो लॉगिन, राइट। और अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा नो यूजर फाउंड, ऐसा कुछ करके एरर दे देगा आपको, ठीक है, एंड सक्सेस फॉल्स। अगर आपको कुछ कस्टम मैसेज देना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से, अगर आपको कोई और एपीआई कॉल करके देखनी है तो सेम इसी तरीके से कॉल करके देख सकते हो, उसके यहाँ पे टोकन पास करना। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा तो भी आप ये प्रॉपरली आपको काम करती हुई दिख जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच। और इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।